हर्ष है और आपका मेरे चैनल आराम से में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो ये क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। मैंने चैप्टर 1 का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाकर उसे जल्दी देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके जो मिड टर्म्स के एग्जाम आ रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि एसिड एंड बेसिस होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आयोनाइजेबल कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि आप अगर उन्हें वाटर में डिसॉल्व करोगे या फिर वो अपने मोल्टेन स्टेट्स में डिसोशिएट्स हो जाते हैं अपने आयंस में। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया NaCl, तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ये इन दो आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। वैसे ही HCl H पॉजिटिव और Cl निगेटिव KOH K पॉजिटिव OH निगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा। मतलब ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं जब आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व करोगे या फिर ये अपने मोल्टेन स्टेट में रहेंगे तो। और वैसे ही फ्रेंड्स, नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड किन्हें कहते हैं, जो कि डिसोशिएट नहीं होंगे वाटर में। सीधी बात है, वाटर में जो डिसोशिएट नहीं होंगे तो उन्हें नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि ग्लूकोज, आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये डिसोशिएट नहीं होगा अपने आयन में और एसिड होंगे। ठीक है, अब पढ़ते फ्रेंड्स अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो अगर जो आप NCERT में एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ोगे वो इसी थ्योरी पे बेस्ड है, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अर्हेनियस के हिसाब से एसिड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो अर्हेनियस एसिड उन्हें कहते हैं जो डिज़ोल्व होने पे वाटर में डिसोशिएट्स हो जाते हैं H+ आयन में। ठीक है, जिससे हम लोग H3O+ आयन भी कहते हैं। तो ये दोनों सेम चीज़ है फ्रेंड्स, कन्फ्यूज मत होइएगा इनमें। और अर्हेनियस बेस किसे कहेंगे, तो जब उन्हें अगर आप वाटर में डिसॉल्व करें तो वो OH निगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो H+ में वो होंगे डिसोशिएट, और बेसिस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये OH- में डिसोशिएट होंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H पॉजिटिव Cl निगेटिव, मैंने आपको बताया था। सल्फ्यूरिक एसिड भी वैसे ही, नाइट्रिक एसिड भी वैसे ही। अब आते बेसिस की तरफ, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। ठीक है, वैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गए अर्हेनियस एसिड एंड अर्हेनियस बेसिस। और एक और थ्योरी है फ्रेंड्स, ब्रॉन्सेट-लॉरी थ्योरी। इसके बारे में आपको क्लास 10 के NCERT में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक ब्रॉन्सेट एसिड वो होता है जो कि H+ आयन का डोनर हो, यानी कि वो H+ आयन डोनेट कर ले। ठीक है, किसी को दे दें। और ब्रॉन्सेट बेस वो होता है जो कि H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम का रिएक्शन हो रहा है, जिससे ये NH4+ एंड Cl- ये इसके प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर HCl जो है ब्रॉन्स्टेड एसिड है और Cl निगेटिव इसका कॉन्जुगेट एसिड है, और अमोनियम ब्रॉन्स्टेड बेस है एंड NH4 पॉजिटिव इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट, तो आप कैसे पता करोगे, वो फिजिकल टेस्ट है ये कि कोई चीज़ एसिड है या कोई चीज़ बेस है। तो सबसे पहला आता है टेस्ट। एन एसिड टेस्ट इज सोर्स वेयर अ बेस टेस्ट ए बीटर। मतलब जो एसिड होते हैं फ्रेंड्स वो मेनली खट्टे होते हैं और जितने भी बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं। लेकिन ये जो मेथड है फ्रेंड्स टेस्ट करने वाला, ये सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं फ्रेंड्स वो कोरोसिव होते हैं नेचर में और हार्मफुल भी होते हैं हेल्थ के लिए। तो अगर आप उन्हें अपनी जीभ पे डालेंगे तो वो छेद भी कर सकते हो उनमें। ठीक है, और इफेक्ट्स ऑन इंडिकेटर्स बाय एसिड एंड बेस, ये वाला सही है फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी हार्म नहीं होगा अगर आप सेफ्टी से इसका यूज़ करेंगे तो। जैसे कि अब इंडिकेटर क्या होता है मैं आपको वो भी बता दूँगा। इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है फ्रेंड्स जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है अगर आप उसे एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाएंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कलर हो गया या ओडर, स्मेल हो गया। ठीक है, बिलो मेंशन्ड आर कॉमनली, तो नीचे फ्रेंड्स हमें दिए गए कुछ कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस। इसके बारे में तो आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी आपको पता होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये पर्पल रहते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड रहते हैं, और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, तो अगर आप उसे लिटमस में डालोगे या लिटमस से कांटेक्ट में लाओगे तो उसका कलर रेड होगा तो आप समझ लीजिए कि वो एसिड है। अगर उसका कलर ब्लू होगा तो आप समझ लीजिए बेस है। अगर पर्पल का पर्पल नहीं लगेगा तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इसके दो वेरिएंट्स हैं फ्रेंड लिटमस पेपर का, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ठीक है, चलिए अब दूसरा इंडिकेटर हमारा मिथाइल ऑरेंज। तो नाम से फ्रेंड्स पता चल रहा है कि ये ऑरेंज होता है कलर में, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये ऑरेंज ही होता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन को अगर आप मिथाइल ऑरेंज के कांटेक्ट में लाओगे तो वो ऑरेंज ही होगा।
और अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन को लाओगे तो वो रेड हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन को लाओगे तो येलो हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा इंडिकेटर फेनोल्फथलीन। तो अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन को इससे कांटेक्ट में लाओगे तो न्यूट्रल इसका कलरलेस ही रहेगा, इसमें कोई कलर नहीं होगा। और एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तब भी ये कलरलेस ही रहेगा। एसिडिक सॉल्यूशन में भी कलरलेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कलरलेस। और अगर आप बेसिक सॉल्यूशन को इससे कांटेक्ट में लाओगे तो वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्रेंड्स एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल्स। तो एसिड और बेस कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। सो फ्रेंड्स एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक मेटालिक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में थोड़ी बहुत हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको चेक करना कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं, तो आप उसके ऊपर एक मैस्टिक जला के रखिए, और अगर वो जो गैस रिलीज हो रही है पॉप साउंड से बर्न होगी तो आप समझ लीजिएगा वो H2 गैस की प्रेजेंस दे रहा है आपको, ठीक है ना। तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ठीक। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम, और ये मेटालिक सॉल्ट बना है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। दूसरा कि बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, वही सॉल्ट देते हैं, हाइड्रोजन का रिलीज होता है और हीट भी इसमें प्रोड्यूस होती है। सेम एसिड या बेस दोनों में से कोई भी अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और बात देखी गई कि कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स बेस को। जैसे कि आप देखिए जो सोडियम होता है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम यहाँ पर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर रहा है उसके बेस से। तो यहाँ पर जैसे कि MgOH2 था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। सोडियम ने मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर मैग्नीशियम डिस्प्लेस मैग्नीशियम है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड विथ मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या और बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनता है, वाटर रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। जैसे कि HCl ये हमारा एसिड है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा मेटल कार्बोनेट है, क्या बनता है CaCl2 ये हमारा सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड, और ये वाटर ये CO2। यहाँ पर वही सब सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड तो MgSO4 बना, मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पर भी H2O रिलीज और CO2 H2O दोनों रिलीज हो रही, ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फ्रेंड्स नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड बेस ही होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड बेस ही होते हैं, तो आप इन्हें बेस के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये बेस ही है, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर एक बेस है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक सॉल्ट बना और वाटर, ठीक। यहाँ पर भी देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारा बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर एक सॉल्ट बना और ये वाटर, ठीक। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस, और जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना फ्रेंड्स वो एसिडिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सो बेस प्लस नॉन मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। लेकिन बात वही, यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके NaOH ये हमारा बेस है और ये CO2 ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड भी नॉन मेटल है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O ये यहाँ पर सॉल्ट है और ये तो अपना वाटर है ही। अब देखिए वाटर के बारे में यहाँ बताया यार कि वाटर एसिड एंड बेसिस इन वाटर, व्हेन एडेड टू वाटर एसिड एंड बेसिस डिसोसिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस। अगर आप एसिड या बेस दोनों में से किन्हीं को भी वाटर में डालोगे तो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे और उनका जो डिसोसिएटेड फॉर्म होगा वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक ना। तो अपने डिसोसिएटेड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बेस और एक अल्कली में डिफरेंस क्या है। काफ़ी सारे लोग इसको सेम ही मान लेते हैं, लेकिन ये सेम नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ। बेसेस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ एसिड्स। बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं एसिड्स के साथ।
बेस मैंने आपको बताया जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं या कार्बोनेट होते हैं या बाइकार्बोनेट होते हैं, सब बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। और जितने भी बेसिस होते हैं वो मोस्टली इनसॉल्यूबल होते हैं इन वाटर में। ठीक है, तो ये जो तीन हमारी प्रॉपर्टीज थी बेसिस की। अब अल्कली की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो अल्कली इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। अगर आप बेसिस को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो अल्कली का फॉर्मेशन होता है। इट डिज़ोल्व इन वाटर एंड डिसोसिएट टू गिव OH माइनस। ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और OH माइनस हाइड्रोक्साइल आयन जो है हमारा उसको उसमें डिसोसिएट होते हैं। और ये जो पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने होगी अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। ठीक है, जितने भी अल्कलीज होते हैं वो सारे के सारे बेस होते हैं, पर जितने भी सारे बेस होते हैं वो अल्कली नहीं होते हैं। चलिए, अब हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। हाइड्रोनियम आयन मतलब H+ आयन, जिसे हम H3O+ आयन भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखिए। Hydronium ion is formed when a hydrogen ion accepts a lone pair of electrons from the oxygen atom of water molecule forming a coordinate covalent bond। ठीक है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे का हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन हो गया, तो इसीलिए H3O+ इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर H3O+ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कुछ नहीं जानना। तो ये जो H3O+ का फॉर्मेशन है इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। और जो यहाँ पर इस वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन थे, जब यहाँ पर एक बचे क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन तो इसमें आ गया, तो इससे हम लोग हाइड्रोक्साइल आयन कहेंगे। ठीक है ना, ये हो गया OH- और ये हो गया H+ या H3O+, दोनों सेम चीज़ें मैंने आपको बताया था। अब डाइल्यूशन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपने पहले सुना ही होगा। तो डाइल्यूशन एक प्रोसेस होती है फ्रेंड जिसमें हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम किया जाता है इसमें, कैसे कम होता है, क्योंकि मोर सॉल्वेंट उसमें ऐड करके इसका कॉन्सेंट्रेशन कम किया जाता है। जो सॉल्वेंट रहता है फ्रेंड्स वो यूजुअली वाटर ही रहता है। तो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में अगर वाटर को ऐड करेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन कहेंगे। इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, मतलब हीट इसमें रिलीज होती है काफ़ी हाई अमाउंट में। सो आपको इसे केयरफुली परफॉर्म करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर बताई जा रही है आपको बात कि अगर आपको एसिड को डाइल्यूट करना है तो आपको केयरफुली एसिड को वाटर में ऐड करना होगा, ना कि वाटर को एसिड में। ठीक है, नहीं तो आपका जो बीकर है ना जिसमें आपका वो हिलने लगेगा और जो एसिड बाहर भी निकलने लगेगा, सो वो आपके लिए ठीक नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आपको एसिड को धीरे धीरे वाटर में डालना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हम लोग स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, या कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस वीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस। When all molecules of given amount of acid or base dissociate completely, मतलब furnishes H+ ion for acid ion। तो जितने भी फ्रेंड्स एसिड होते हैं अगर पानी में डिज़ोल्व होने पर वाइगरसली अगर हम H+ आयन में डिसोसिएट होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। सेम तरह से फ्रेंड्स जितने भी बेसिस होते हैं अगर वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और वाइगरसली OH- में डिसोसिएट होने लगते हैं तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। और यही है, तो जैसे कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको तो पता होगा H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आता है फ्रेंड्स, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आता है क्योंकि H2SO4 वाइगरसली डिसोसिएट होता है। ठीक है, और NaOH में भी ये वाइगरसली डिसोसिएट होता है OH- आयन में। और वीक एसिड और वीक बेस जो कि वाइगरसली डिसोसिएट ना हो, ऐसा एसिड जो कि वाटर में डिजॉल्व करने के बाद वाइगरसली या फिर डिसोसिएट हो ही ना H+ आयन में, तो उससे आप वीक एसिड कह सकते हो। और वैसे ही बेस जो कि वाइगरसली डिसोसिएट नहीं होगा OH- में, वो वीक बेस के अंदर आ जाएगा। और फ्रेंड जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना वो हमारा जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी H+ आयन में डिसोसिएट होते हैं, जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफ़ी सही होता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छी रहेगी। ठीक है, डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं, तो डाइल्यूट एसिड कंटेंस लेस नंबर ऑफ H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इसका अपोजिट होगा, कंटेंस मोर नंबर ऑफ H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है कि डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलिएगा कि
डाइल्यूट एसिड में जो H+ आयन की अमाउंट रहती है वो कम रहती है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में H+ आयन की अमाउंट ज़्यादा रहती है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। अब आया यूनिवर्सल इंडिकेटर। पहले तो मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा दिया, वो फेनोल्फ्थालीन, लिटमस, ये सब, लेकिन अब आया यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये क्या होता है? ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के पास जो होता है ना फ्रेंड्स, ये pH रेंज होती है, ठीक है ना, 0 to 14, जो कि इंडिकेट करते हैं आपको एसिडिटी और एल्कलिनिटी का, मतलब बेसिसिटी, वही सेम चीज़ है यहाँ पर किसी भी सॉल्यूशन की। तो आप pH स्केल से जान सकते हो कि एक सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो pH होता है फ्रेंड्स वो 7 होता है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वाटर भी न्यूट्रल है तो उसका भी जो pH है वो 7 है। इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी यूज़ करना पड़ेगा आपको क्योंकि इसमें लॉग वाला हिसाब है। इन प्योर वाटर H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो एक प्योर वाटर फ्रेंड जितना ही हाइड्रोनियम आयन का जितना कॉन्सेंट्रेशन रहता है उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो कि 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है। इसीलिए pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर 7 होता है। जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनका जो pH होता है वो 7 से लेस ही होता है। जितने भी यहाँ पर लिखा गया है, इफ़ pH is equal to less than 7 then the solution is acidic, and when the pH is greater than 7 then the solution is basic। और फ्रेंड जिस एसिड का pH यहाँ पर रहेगा 1 से लेकर 3 के बीच में रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहे जाते हैं, ठीक ना। और ये जो 4, 5, 6 यहाँ पर जो आते हैं वो वीक एसिड कहा जाते हैं। यहाँ पर एसिडिक एसिड, जो एसिटिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड होता है, जबकि यहाँ पर HCl वो सब आते हैं, ठीक है यहाँ पर। और जितना ही ज़्यादा जिनका pH रहेगा वो उतने ज़्यादा बेसिक होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। जिसका 14 pH रहेगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, जैसे NaOH, KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। और यहाँ पर जो 9-10 के अराउंड होते हैं वो वीक बेस माने जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। आपकी रोज़मर्रा के जीवन में pH का क्या महत्व है? प्लांट और जो एनिमल होते हैं वो भी pH के काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और उनका जो लाइफ होता है फ्रेंड्स वो भी pH में डिपेंड करता है। pH ऑफ सॉइल का pH कितना होना चाहिए? सो प्लांट की ग्रोथ के लिए या फिर क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए pH जो होता है सॉइल का वो 6.5 to 7 रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा एसिडिक, ज़्यादा नहीं। एक वीक एसिडिक रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देगा। pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके जो स्टमक का pH होता है फ्रेंड्स वो 1.5 से 4 के बीच में ही रहता है, ठीक ना। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, pH ऑफ स्टमक। pH इन टूथ डीके। तो टूथ डीके जो होता है फ्रेंड्स उसका जो pH होता है, देखिए हमें यहाँ लिखा है टूथ डीके हैपेंस व्हेन द टूथ आर एक्सपोज्ड टू एन एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ pH 5.5 एंड बिलो। अगर pH 5.5 या उससे कम रहेगा तो टूथ डीके होने लगती है आपको, इसीलिए इससे ज़्यादा ही आना चाहिए pH ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। Acidic substances are used by animals and plants as a self-defense mechanism. For example, bee and plant like nettles secrete a highly acidic substance for self-defense. These secreted acid have specific pH. जैसे कि आपको पता होगा जो बी होती है चाहे एंट होती है उनके पास भी एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक ना। तो उनका भी एक स्पेसिफिक pH होता है जिसको वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करती है। अब मैन्युफैक्चर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, मतलब एसिड और बेसिस कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले फ्रेंड्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड और वाटर को जब आप रिएक्ट करवाइएगा तो एक एसिड बनता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है और वाटर तो न्यूट्रल होती है, जिससे एक एसिड बनता है, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, और H2O, ये इससे H2SO3 बना है, ठीक है। और यही SO3 प्लस H2O करिए तो H2SO4 बनता है, जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये एसिड बना फ्रेंड्स। अब आता है 4NO2, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक ना। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड है और यहाँ पर वाटर है प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर HNO3 बना, ये नाइट्रिक एसिड बना है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर दस रिफर्ड टू एज एसिड एनहाइड्राइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग एसिड एनहाइड्राइड्स भी बोलते हैं। हाइड्रोजन प्लस हेलोजन इज इक्वल टू एसिड। हाइड्रोजन और हेलोजन हो गया, जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ये सब हेलोजन के अंदर आते हैं। इसके बारे में आप कार्बन एनालिटिक कंपाउंड में पढ़िएगा बाद में। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हमें HCl देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं सॉल्ट क्या होता है।
तो सॉल्ट जो होते हैं फ्रेंड्स वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं एनायन और कैटायन के, ठीक ना। सॉल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनायन ऑफ एन एसिड एंड कैटायन ऑफ ए बेस। एसिड का एनायन एंड कैटायन ऑफ बेस का आपको पता हो कि एनायन और कैटायन किसे कहते हैं, नहीं अगर अच्छे से पढ़ा हो तो। एनायन फ्रेंड्स हम लोग निगेटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं, ऐसे एटम जिनके पास नेट नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें एनायन कहते हैं, और ऐसे एटम जिनके पास नेट पॉजिटिव चार्ज अंदर रहता है उसे कैटायन कहते हैं, ठीक है। सो इसके एग्जांपल्स में आते हैं KCl, ये एक सॉल्ट है, NaNO3 ये भी सॉल्ट है, CSO4 कैल्शियम सल्फेट ये भी सॉल्ट है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रिपेयर होते हैं फ्रेंड्स सॉल्ट। एसिड और बेसिस के बीच जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसी में ये सॉल्ट फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उसी से सॉल्ट फॉर्म होता है। कॉमन सॉल्ट फ्रेंड्स ये आपकी हर दिन काम आता होगा खाने में आपके, सोडियम क्लोराइड, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड का फ्रेंड्स हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं क्योंकि ये पूरे दुनिया में यूज़ होता है कुकिंग के लिए, ठीक है। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हैविंग सेम कैटायन और एनायन बिलोंग द सेम फैमिली, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, LiCl। इसका जो ये क्लोराइड है ना फ्रेंड्स ये सब में कॉमन है, तो ये सेम फैमिली में आते हैं, ठीक है। अब pH ऑफ सॉल्ट्स का pH कितना होगा। ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बी न्यूट्रल इन नेचर, pH अप्रॉक्स 7। जो भी सॉल्ट होंगे फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के, उनका pH अप्रॉक्स 7 होगा फ्रेंड्स, पूरा 7 होगा लेकिन अप्रॉक्स 7 होगा। और जो कि वीक एसिड और वीक बेस के और वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होंगे फ्रेंड्स उनका नेचर जो होगा उसका pH जो होगा उस 7 से ज़्यादा होगा। जैसे कि सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल बी बेसिक इन नेचर, उसका नेचर बेसिक होगा, ठीक है। क्योंकि अगर pH 7 से ज़्यादा तो बेसिक ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस विल बी एसिडिक इन नेचर। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो और वीक बेस ले रहे हो, उनका रिएक्शन करवा रहे हो, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, जिसका pH 7 से कम होगा। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि आप वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो बेसिक सॉल्ट बन रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन करवा रहे हो तो एसिडिक सॉल्ट बन रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो पहले केमिकल फार्मूला ये तो आपको पता ही होगा। इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ये बात नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। प्रिपरेशन क्लोरअल्कली प्रोसेस, तो NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसे क्लोरअल्कली प्रोसेस बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको भी नोट करिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl इज कैरिड आउट। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है ब्राइन किसको कहते हैं, जो NaCl का जो सॉल्यूशन होता है फ्रेंड्स उसे ब्राइन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, जो एनोड होता है इसका, जो एनोड रहता है उस पर Cl2 रिलीज होता है, जो कैथोड होता है उससे H2 रिलीज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन इन द सॉल्यूशन। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है फ्रेंड्स CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन को अगर आप लोग रिएक्ट करवाइएगा तो ये बनेगा प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑन इंटरेक्शन विथ वाटर ब्लीचिंग पाउडर रिलीज क्लोरीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। तो जैसे कि आपके घर वर में मॉस पड़ती होगी ना, तो आप ब्लीचिंग पाउडर का वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर वहाँ डालते, तो ब्लीचिंग पाउडर अगर वहाँ डालते तो वाटर के साथ रिएक्ट होकर ये क्लोरीन को रिलीज़ करती है। यही क्लोरीन जो होता है ना वो आपके मॉस को ख़त्म कर देता है ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिए। बेकिंग सोडा का फ्रेंड्स केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका ये केमिकल फार्मूला हो गया, इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रिपरेशन, इसका जो प्रिपरेशन होता है फ्रेंड्स उस प्रोसेस को सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लाइमस्टोन को हीट किया जाता है, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड रिलीज होती है। NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O इक्वल टू NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। यही सॉल्वे प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड है ये, और एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, चार चीज़ें एक साथ रिएक्ट कर रही हैं, तो हमारा ये बेकिंग सोडा
बन रहा है, और ये एक NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना। तो मेन हमें इससे मतलब फ्रेंड्स ये, और इसका ये पूरा रिएक्शन लिख लीजिए। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो बेकिंग सोडा के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ करता है, और डिसइंफेक्टेंट के भी रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके 3 मोस्ट कॉमन यूजेस, इसके बारे में भी आप लिखिए। तो वाशिंग सोडा फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना। और यहाँ जिसका जो केमिकल फार्मूला फ्रेंड्स ये गलत है, आप इसको मत उतारिएगा। इसका सही केमिकल फार्मूला ये वाला है Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, और ये डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10, ठीक है। और इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसको आप NaHCO3 होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हीट करिएगा तो इसके हीटिंग ये मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक ना। तो इसको हीट करिएगा तो आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। और यही अगर आप सोडियम कार्बोनेट को 10H2O के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको ये मिलेगा अपना वाशिंग सोडा। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका प्रिपरेशन वापस से मैं आपको बताता हूँ। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने हीट किया, जिससे आपको मिला सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ से आपने सोडियम कार्बोनेट को लिया और 10H2O के साथ रिएक्ट कराया, जिससे मिला आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि है हमारा वाशिंग सोडा, ठीक। इसके यूजेस बताता हूँ फ्रेंड्स। तो वाशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में, और वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, हार्ड वाटर को, और डोमेस्टिक क्लीनर के रूप में, जो आपका जो ये कॉलिन वगैरह आता है ना डोमेस्टिक क्लीनर, तो आप उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है वाशिंग सोडा का। अब देखिए क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, ये किसे है, सर्टेन सॉल्ट फ्रॉम क्रिस्टल्स बाय कंबाइनिंग विथ अ डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, इसे क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। द वाटर दैट कंबाइंस विद द सॉल्ट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टल। जो वाटर होता है फ्रेंड, जो कि सॉल्ट के साथ कंबाइन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग POP भी कहते हैं। तो ये जो जिप्सम होता है फ्रेंड्स, जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, 2H2O। तो डाइहाइड्रेट को हम लोग हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पे, जो हमें देता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पे तो हेमीहाइड्रेट, और 3/2H2O भी रिलीज़ होती है। तो यही जो हमारा होता है फ्रेंड्स CaSO4.12H2O, यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है यही। और इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हमारा बना, इसका मतलब होता है 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मीन्स अगर आप इसको 2 से इंटू करोगे, 2 यहाँ कटेगा, और CaSO4.H2O बच जाएगा, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, जो कि 2 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट द्वारा शेयर किया जा रहा है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कास्ट ऑफ हीलिंग फ्रैक्चर, जो मतलब आपने किसी का देखा होगा कि अगर उसका हाथ पैर टूट जाते हैं तो उन्हें प्लास्टर लगाया जाता है, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। वो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सॉलिड फॉर्म रहता है। तो कास्ट फॉर हीलिंग फ्रैक्चर, ये इसका मेन यूज़ होता है, इसके बारे में लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी, और आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा पूरा पढ़ के। तो मैंने आप काफ़ी कम टाइम में आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हो तो, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन छूट जाए, तो अपने दोस्तों को फैला दीजिए पूरा वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।